नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत के इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास को देख रहे थे और उसमें हमने गुलाम वंश की शुरुआत की थी और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम किसी शासक के बारे में क्या पढ़ते हैं कि पहले तो उस शासक का सामान्य परिचय पढ़ते हैं, फिर उस शासक का संघर्ष कि वो कैसे राजा बना वो पढ़ते हैं, फिर जब वो शासक राजा बनता है तो उसके राज्य में कौन से विद्रोह हुए और उस विद्रोह के प्रति उसने कौन सी कार्रवाई की उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर हमने देखा कि किसी शासक ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए वो पढ़ते हैं और उस शासक की चरित्र की कौन सी विशेषताएं है वो पढ़ते हैं और उस शासक के मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामान्य परिचय पढ़ लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे शासक बना वो पढ़ लिया। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना तो उसके राज्य में कौन से विद्रोह हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम उस समय के भारत के बारे में बात करें तो लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। उस समय लाहौर भारत में था और यहाँ पे गजनी था, यहाँ पे ख्वारिज़्म था और यहाँ पे आपके मुल्तान था। तो और यहाँ पे जो दक्षिणी क्षेत्र था यहाँ पे नासिरुद्दीन कुबाचा का शासन था। जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गोरी ने अपने मृत्यु से पहले ही अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे अपने जो गुलामों में बांटा था। जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो गजनी का सूबेदार याल्दोज, तो गजनी का सूबेदार याल्दोज जो ये दक्षिणी क्षेत्र था यहाँ का था शासक कुबाचा। तो दक्षिणी क्षेत्र था यहाँ का, ये जो अपने दक्षिणी क्षेत्र आता है यहाँ कुबाचा। तो कुबाचा ने दक्षिणी क्षेत्र का शासक कौन था? कुबाचा। तो 1206 में जब अपने मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो गजनी का सूबेदार याल्दोज ने नासिरुद्दीन कुबाचा पर हमला कर दिया, इसके जो दक्षिणी क्षेत्र पे हमला कर दिया और यहाँ पे अधिकार कर लिया। और जो कुबाचा यहाँ से भागकर अपने ऐबक के पास चला गया और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि जो गजनी का सूबेदार था याल्दोज ने मेरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और मैं वहां से भाग के आया, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, आप मुझे अपनी सैनिक सहायता दीजिए और याल्दोज को पराजित कीजिए। जब कुबाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर दी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेना लेकर अपने जो दक्षिणी क्षेत्र थे वहां पे हमला किया। तब याल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य युद्ध हुआ और याल्दोज वहां से भाग गया और गजनी पर अपने कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया। तब ऐबक वहां पे रहा और वहां पे रहते हुए भोग विलास में विलासिता की वस्तु में इतना डूब गया कि वहां की जनता पे अत्याचार किए और वहां की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक के अत्याचारों से परेशान हो गई। तब वहां की जनता ने, जो गजनी की जनता थी, यल्दोज को बुलाया वापिस। यल्दोज और ऐबक के मध्य युद्ध हुआ और यल्दोज ने वापस गजनी पर अधिकार कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वहां को से छोड़कर वापिस आ गया और उसके बाद कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गजनी की ओर ना देखा ना एक हमला किया। तो आप
लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन के समय विद्रोह में तो सबसे पहले गजनी का सूबेदार यल्दुज और कुबाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ था। यल्दुज ने कुबाचे के क्षेत्र पे हमला किया और कुबाचा यहाँ से भागे ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। वापिस ऐबक अपनी सेना लेके आता है, यल्दुज के साथ युद्ध होता है। यल्दुज वहां से भाग जाता है गजनी पर, ऐबक ने अधिकार कर लिया और ऐबक वहां भोग विलासता की वस्तु में डूब जाता है। वहां की जनता पे अत्याचार किए, जनता शोषण से परेशान होकर वापिस यल्दुज को बुला देती है। वापिस युद्ध होता है और कुतुब ऐबक वहां से चला जाता है और वापिस भविष्य में कभी भी आंख उठाकर वहां नहीं देखता है, नहीं वो वहां वापिस युद्ध करता है। तो एक तो हम गजनी और का जो सूबेदार यल्दुज के समय हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई हुई थी। दूसरा, बंगाल बिहार में जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो बंगाल और बिहार में जो क्षेत्र था वहां पे खिलजी सरदार आपस में युद्ध कर रहे थे। फिर वहां पे एक अली मर्दान नाम का व्यक्ति उसने वहां पे अधिकार कर लिया और अपना शासन स्थापित कर दिया। और जो बाकी सरदार थे इस पे गुस्सा करते थे। एक दिन बाकी सरदारों ने अपनी सेना इकट्ठा की, अली मर्दान पर हमला कर दिया और अली मर्दान को बंदी बना दिया और कैसे भी करके अली मर्दान बंदी को तोड़ के वहां से भाग गया और दिल्ली ऐबक के पास चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि मैं बंगाल बिहार में था और वहां पे मैंने अपना प्रशासक अधिकार कर लिया था, परंतु कुछ खिलजी सरदार ने किसी अन्य व्यक्ति को सरदार बना के मुझे बंदी बना दिया। तो कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बंगाल बिहार में अली मर्दान को पराजित करने के लिए जो खिलजी सरदार थे किस व्यक्ति को शासक बनाया था वहां पे, तो ध्यान रखना आपके मोहम्मद शेरा को। तो अली मर्दान दिल्ली गया और फिर दिल्ली से लाहौर गया क्योंकि उस समय राजधानी थी लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी पूरी बात बताई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने को पूरी बात बताई और अली मर्दान ने कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूं, आप मुझे सैनिक सहायता दीजिए। इस तरह अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैनिक सहायता दी और मोहम्मद शेरा को पराजित किया। इस तरह बंगाल और बिहार का मामला शांत हुआ। फिर बदायूं में हिंदू सरदार थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो बदायूं में हिंदू सरदार को पराजित किया और बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश को बनाया जो अपने ऐबक का दामाद था। तो बदायूं का सूबेदार किसको बनाया, कभी प्रश्न आ जाता है, इल्तुतमिश को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपने बदायूं में जो हिंदू सरदार थे उनको पराजित किया और अपने दामाद इल्तुतमिश को वहां का सूबेदार बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिमों को संगठित किया, अपने प्रशासन में उनको भी अन्य पदों पे नियुक्त किया। तो हम कह सकते हैं कि गजनी के सूबेदार उस समय जो कुबाचा पर हमला किया उस समय मामले को शांत किया था और बंगाल बिहार के जो मामले को शांत हुआ था। बदायूं के सरदारों ने जब विद्रोह हुआ और तो इल्तुतमिश को सूबेदार बना के वहां का मामला शांत किया था। बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, तो एक बार किसी अभियान में गया हुआ था। तो
बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार हो गया। तो आसपास के जितने भी वैद्य को बुलाया और बख्तियार खिलजी को दिखाया कि भाई बख्तियार खिलजी क्यों बीमार पड़ा। तो बहुत से वैद्य आए परंतु समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। तभी किसी ने कहा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उनके हेड को बुलाया, वो आयुर्वेद में उनके पास अच्छा ज्ञान है। तभी नालंदा विश्वविद्यालय के हेड को बुलाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो हेड आए बख्तियार खिलजी को देखा और कहा कि भाई इलाज हो जाएगा, और कहा कि भाई दवाई लेनी पड़ेगी। तो बख्तियार खिलजी ने मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लूंगा। तो ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के हेड ने कहा मत लेना। तो कहा कि भाई आप अपने जो ग्रंथ कुरान को मानते हो कुरान पढ़ना। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि ठीक है भाई पढ़ लेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के हेड ने कुरान के जो पेज थे उस पर जो दवाई का लेप लगा दिया। जिस तरह बख्तियार खिलजी पढ़ता गया तो अपने थूक से पेपर को जो आगे पीछे करने लगा, जिसकी वजह से थूक से अंगुली के माध्यम से वो लेप उसके मुंह में जाने लगा और इस तरह ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तब बख्तियार खिलजी को पता चला कि भारत में आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता है, इतनी बड़ी बीमारी थी तो भी इलाज कर दिया। ये ज्ञान का कल बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आयुर्वेद का ज्ञान है यह ज्ञान भारत से बाहर, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, वहां पे कत्लेआम करवा दिया और लगभग 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। इतनी अच्छी आयुर्वेद की किताबें थी। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया या किसने आग लगाई या किसने कत्लेआम करवाया। तो ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त व कत्लेआम जारी करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 1153 में जब चौहान राजा बिसरदेव ने आपके अजमेर में ये संस्कृत विद्यालय बनाया था, संस्कृत पाठशाला, जिसकी दीवारों पर हरिकेरी नाटक लिखा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि इसको तुड़वा दिया और वहां पे मस्जिद बना दी, इसे अढ़ाई दिन का चौपड़ा भी कहा जाता है। चौपड़ा कहा जाता है। कहाँ पे? अजमेर में मस्जिद है और पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो प्रश्न आ जाता है कि जो संस्कृत पाठशाला जिसकी दीवारों पे हेलिकेरी नाटक लिखा था, किसने निर्माण करवाया? चौहान राजा बिसरदेव ने निर्माण करवाया था। अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा दिया और वहां पे मस्जिद बनाई और पंजाब शाह का उर्स लगता है। और कहाँ पे है? आपके अजमेर में। ये ध्यान रखना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने संघर्ष देख लिया, विद्रोह देख लिया और कुछ निर्माण कार्य करवाए वो भी देख लिए। फिर आगे पॉइंट आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चरित्र की क्या विशेषता है, क्या विशेषता। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लोगों के हितों की रक्षा की। कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे किसी कोई शासक अगर राज्य जीतता है तो वहां पे किसी धर्म के प्रति गलत व्यवहार करता है, वहां पे ना कत्लेआम जारी करवा देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में लोगों की रक्षा की, हितों की रक्षा की, जो उनसे बनता वो कार्य करवाए। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी प्रकार का कत्लेआम नहीं करवाया या किसी दूसरी धर्म के जाति के लोगों को नहीं मरवाया। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य जीतने के बाद उनके हितों की रक्षा की और किसी भी प्रकार की कत्लेआम नहीं
जारी करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब शक बना तो बहुत उदार व्यक्ति था, तो उदारता के कारण उसे उपाधि भी दी गई, लाख लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला। जब शासक बना तो बहुत गुस्सा हुआ, लोगों को बहुत सारे दान दक्षिणा दी, तो इसलिए इसे उपाधि दी गई लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला। तो कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि लाख बख्श किसकी उपाधि थी, तो ध्यान देना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। एक उपाधि थी पील बख्श, हाथियों को दान देने वाला। जब शासक बना तो बहुत खुश हुआ कि भाई दिल्ली का शासक बन गया, इतना बड़ा क्षेत्र मिला, तो बहुत से लोगों को धन दक्षिणा दान दिया, हाथियों को भी दान दिया, तो लोगों ने उसे पील बख्श की उपाधि दी, लाख बख्श की उपाधि, लाखों में दान देने वाला, हाथियों को दान देने वाला। तो कभी प्रश्न बन जाता है कि पील बख्श या लाख बख्श किसकी उपाधि है, तो ध्यान रखना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की है। एक ध्यान रखना कुरान खा, कुरान पढ़ने वाला। तो एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि कुरान खा किसकी उपाधि है, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की है। कुरान खा का मतलब होता है कुरान पढ़ने वाला, और ऐबक का मतलब ध्यान रखना कि चंद्रमा होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ऐबक नाम है ना इसका, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा। तो कभी पूछ ले कि ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लोगों के हितों की रक्षा की और लोगों को दान दक्षिणा दी, जिसकी वजह से उन्हें उपाधियां मिली। एक अच्छा प्रबंधक, अपने राज्य का अच्छा प्रबंधक था, मुस्लिमों को संगठित करके प्रशासन में उनको स्थान दिया था। सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी, तो सुल्तान की उपाधि इसने ले ली थी। एक अच्छा प्रबंधक था, लाहौर को राजधानी बनाई थी। लाहौर उसमें, तो लाहौर के आसपास ख्वारजुम आ जाता है, फिर गजनी आ जाता है, फिर कुबाचा का क्षेत्र आ जाता है। उन सब को बचने के लिए, अपने राज्य के अच्छे प्रबंध के लिए इसने लाहौर को राजधानी बनाई। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतनी विशेषता देख सकते हैं कि एक अच्छा प्रबंधक था, सभी के साथ न्याय किया और सभी के समान समान व्यवहार किया। उदारता के कारण बहुत सी उपाधियां मिली इसको। तो इसकी क्या विशेषता, एक बार वापस मैं आपको बताता हूं कि सभी के साथ न्याय किया, सभी के साथ समान व्यवहार किया, एक अच्छा प्रबंधक था। जब शासक बना तो बहुत लोगों को दान दक्षिणा दी, उदारता के कारण उसको उपाधि दी पील बख्श, लाखों में दान करने वाला, पील बख्श हाथियों को दान करने वाला। सुल्तान की उपाधि ले ली, लाहौर को राजधानी बने। लाहौर क्या था कि उसमें बाद में लाहौर के पास ख्वारजुम था, मुल्तान था, और उसके बाद में आपके जो गजनी का शासन क्षेत्र था। तो अपने राज्य को उनसे बचाने के लिए उसने लाहौर को राजधानी बनाई कि उसके आसपास रह गए तो सुरक्षा कर सकते थे, इसलिए लाहौर को राजधानी बनी। कुरान खा, कुरान पढ़ने वाला, उसको उपाधि दी गई। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा। तो सभी के साथ न्याय व समान व्यवहार रखा और हम लोगों की हितों की रक्षा की। एक इतिहासकार थे ताजुल मीर, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा कि इसके शासन में शेर और बकरी दोनों एक घाट से पानी पीते हैं।
कि मतलब कि वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया और सभी धर्मों के साथ समान न्याय किया, सभी को समान दर्जा दिया। तो इतिहासकार हुए ताजुल मिल, तो इन्होंने कहा कि इसके शासन काल में शेर और बकरी दोनों ने साथ ही पानी पीते थे। इसको विशेषता के बारे में कहा कि अपने कुतुबुद्दीन ऐबक का ऐसा शासन था, हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, अच्छे लोगों के साथ अच्छा उदारता रखता था, सभी धर्म के साथ सही ढंग से व्यवहार करता था, दान दक्षिणा देता था। इसलिए क्या ताजुल मिल ने तारीख में कहा कि इसके शासन में शेर और बकरी दोनों साथ में पानी पीते थे। एक इतिहासकार आते हैं मिनाज, कि जब वो मिनाज, इतिहासकार मिनाज कहते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, तो आप देख सकते हो कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की आप जीवन देखे होंगे, एक परिवार में जन्म हुआ, परिवार के माता पिता की स्थिति दयनीय थी, माता पिता ने काजी को बेच दिया, काजी ने आगे व्यापारी को बेच दिया, व्यापारी से ऐबक की अपने मोहम्मद गोरी की सेना में गया, बहुत संघर्ष करके एक शासक बना, राजा बना, एक गुलाम था, गुलाम जब शासक बना तब उसके हाथों में कितनी पावर थी, एक बात की सत्ता हासिल आ गई, तो वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उदारता दिखाई, लोगों को दान दक्षिणा दी। तो इतिहासकार ने उसको हातिम द्वितीय कहकर संबोधित किया, हातिम द्वितीय कहकर संबोधित किया। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा है, तो ध्यान रखना इतिहासकार थे मिनाज, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय का हातिम द्वितीय का किसने, इतिहासकार मिनाज ने। तो ये ध्यान रखना। तो उनके दरबार में कुछ विद्वान भी थे, दरबारी विद्वान। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन से विद्वान थे, और कभी कभी उन विद्वानों की जो पुस्तक भी पूछ लेते हैं कि किस इतिहासकार की ये पुस्तक है, या ये भी पूछ लेते हैं कि ये दरबारी विद्वान किसके काल में था या किस शासक के राज्य में रहता था। तो ध्यान रखना। तो एक इतिहासकार थे हसन निजामी, तो दरबार हसन निजामी अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे और उसने अपनी पुस्तक लिखी ताज उल नासिरी। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ताज उल नासिरी किसने लिखी, तो हसन निजामी ने लिखी। हसन निजामी किसके दरबारी विद्वान थे, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के। एक थे फारूक उद फारूक, मतलब कि फारूक ए मुदावी, फारूक ए मुदावी। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि जो फारूक ए मुदावी थे किसके दरबार में रहते थे, तो ध्यान रखना फारूक ए मुदावी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। और पूछ भी ले कि इसकी पुस्तक कौन है, तो ध्यान रखना उदाउल अल्ब, उदाउल अल्ब, उदाउल अल्ब। तो दरबारी विद्वान कौन थे, एक तो थे फारूक ए मुदाविल, फारूक ए मुदाविल जिसने पुस्तक लिखी उदाउल हर्ब, और एक थे हसन निजामी जिसने ताज उल नासिरी पुस्तक लिखी। तो ध्यान रखना कभी इनकी पुस्तक भी पूछ सकती है या विद्वानों के नाम भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य की बात करें तो उसने कौन से निर्माण करवाए उसके बारे में देखते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, मतलब कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, इससे पहले ये मर गया था। तो इसके बाद में इल्तुतमिश ने पूरा पूर्ण कार्य करवाया था, पूर्ण काम।
तो किसकी याद में? तो अपने गुरु थे, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। गुरु की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली में है। और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं और पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ध्यान रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी किसके गुरु थे? तो अपने सूफी संत थे, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। इनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। आधा ही निर्माण हुआ, इससे पहले अपने कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। तो पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो ध्यान रखना दिल्ली में। किसने निर्माण प्रारंभ करवाया? तो ध्यान रखना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी। कौन थे? आपके सूफी संत थे। और एक कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली पिथौरागढ़ में, दिल्ली में करवाया। तो इसकी विशेष इस्लामिक पद्धति से बनने वाली पहली मस्जिद है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। इसकी विशेषता क्या है? इस्लामिक पद्धति से बनने वाली पहली मस्जिद। दूसरा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार कहाँ पे? दिल्ली में करवाया। विशेषता मतलब कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी जो सूफी संत थे, अपने ऐबक के गुरु थे, इसकी याद में निर्माण करवाया था। आधे ही हुआ, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, तो पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। और एक कुलवी वंश बनाया। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कुलवी वंश किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अपने लाहौर जो राजधानी थे वहां पे चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में। तो दोस्तों, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितने भी पॉइंट थे लगभग सारे पॉइंट पढ़ लिए। तो हमने क्या क्या पढ़े मैं आपको एक बार बता दूं। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य परिचय देख लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने संघर्ष देख लिया कि किस तरह वो शासक बना। सामान्य परिचय में उसका जन्म, माता पिता के बारे में देखा। संघर्ष में देखा कि हमने किस तरह वो शासक बना। फिर विद्रोह कि उसके राज्य में कौन से विद्रोह हुए थे या उसके आसपास में कौन से विद्रोह हुए थे, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या भूमिका थी, कैसे उन मामलों को शांत किया था, वो हमने आज देख लिए। फिर महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में कौन से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए थे वो हमने देख लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के हम दरबारी विद्वान देख लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की विशेषताएं या चरित्र के बारे में क्या विशेषता थी वो हमने देख लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई अंतिम, वो हमने देख लिया। इस तरह हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को आज पूरा पढ़ लिया। सामान्य परिचय, संघर्ष, विद्रोह, महत्वपूर्ण निर्माण, दरबारी विद्वान, विशेषता या अंतिम मृत्यु कब हुई 1210 में, वो देख लिया। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितने पॉइंट थे लगभग सारे देख लिए। अगर आप एग्जाम में आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो लगभग इसी वीडियो से पढ़ेंगे, जब तक उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक था या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और मैंने
आपको ये भी बता दिए कि यहाँ से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब मृत्यु हुई, 1210 में मृत्यु हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने पर भारत का प्रशासक किसे बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। कल कुल की वंश किससे संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। लगभग मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए कि यहाँ से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।